अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर है, थर्सडे है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बाहर और इस वक्त हम लेक्चर 4.9 आपके सामने करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि सीक्वेंशियल क्लासेस चल रही हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें अप टू डेट होते जा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो चीज़ आपके महसूस करने की है वो ये है कि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ लिंक है, ताल्लुक़ है उसका, और जिसके सबब से अगर आप एक सीक्वेंस में सारी क्लासेस देखते जाएं तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स हैं ये समझते जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम में जैसा कि इस वक्त तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अटैम्प्ट करना आम पेपर के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी उसी में आ जाते हैं और 3-4 आंसर्स दे दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन के हवाले से, या उसकी इक्वेशंस जो होती हैं उनके हवाले से कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट की जो इक्वेशन डेरिवेशन होती है उसके हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। तो बहरहाल अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो आपको फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी डेरिवेशंस को बार बार रिपीट करना और उनको समझने की कोशिश करना ज़रूरी है, और फिर साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है जो डिफरेंट बुक्स के अंदर मार्केट में अवेलेबल हैं। रेफरेंस बुक्स भी मौजूद हैं और 5 ईयर ओल्ड 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मौजूद हैं। कोचिंग सेंटर्स ने भी बना के रखे हुए हैं, उनमें से प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। अलबत्ता उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर्स अटेंड करना भी ज़रूरी है। आज हम लेक्चर 4.9 करने जा रहे हैं। इस पिछली क्लास में यानी 4.8 में हमने जो लेक्चर किया है उसमें हमने बात छोड़ी थी एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितने एंगल्स कवर होते हैं उन्हें एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड है। रेडियन की डिटेल हमने कल देखी थी। 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। यहीं से 1 डिग्री की वैल्यू भी निकाली जा सकती है और 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये काम हो जाएगा, ये हम इससे पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब आज हमने करना है, बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना है और वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो फर्ज करें कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये अब ये जब इस जगह पहुंचा यहाँ पर तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त ये जा रहा था इस डायरेक्शन में। इस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, फर्ज करो 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अभी हम इस यूनिट के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर नहीं है, तो लेकिन जाहिर है कि हम इसको स्टडी करके गए हैं तो आप इसके नाम से वाकिफ़ हैं कम अज़ कम। तो W1 यानी ओमेगा 1 2 रेडियंस पर सेकंड, यानी 2 रेडियंस का एंगल एक सेकंड में ये कवर कर रहा था जब ये यहाँ से चला। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसकी स्पीड बढ़ती गई और फर्ज करो कि जब ये इस जगह तक पहुंचा है तो इस जगह पर इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा 2 वो बढ़कर 12 रेडियंस पर सेकंड हुई है। पहले कितनी थी? 2 रेडियंस पर सेकंड। अब कितनी हो गई है? 12 रेडियंस पर सेकंड। मैं आपसे कहता हूं कि बताएं मुझे कि इसकी जो एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी है उसमें फ़र्क कितना आया है। तो पहले थी 2, अब हो गई है 12। 12 से बढ़ के 2 से बढ़ के 12 हुई है, यानी कितना इजाफा हुआ है 12 से लेके 2 तक? तो ये है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, यानी 12 में से 2 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 रेडियंस पर सेकंड। 10 रेडियंस पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो है 10 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, फर्ज करो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में से 10 सेकंड्स का टाइम लग गया है। टाइम कितना लग गया? 10 सेकंड्स। अच्छा, 10 सेकंड्स का टाइम अगर इसको लग गया है तो अब ये बताएं
अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान ज़बान में बयान करूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड में 10 सेकंड में 10 रेडियंस पर सेकंड का इजाफा हुआ है, तो बताएं हर सेकंड में उसकी स्पीड में कितना इजाफा हुआ होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, इस क्वेश्चन को ग्रेप करें। अगर आप क्वेश्चन को ग्रेप करें, यानी समझ जाएं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो आपको उसका आंसर भी समझ में आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड में 10 सेकंड के अंदर 10 रेडियंस पर सेकंड का इजाफा हुआ हो, तो एक सेकंड में उसकी एंगुलर स्पीड में कितना इजाफा हुआ होगा। ठीक है, आसान तरकीब ये है कि ये जो एंगुलर स्पीड है इसको टाइम से डिवाइड कर दें, यानी 10 रेडियन पर सेकंड ऊपर रखें और ये 10 नीचे रखें, तो ये आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो आ गया ये आंसर, हर सेकंड में कितने रेडियन का इजाफा हुआ होगा? 1 हर सेकंड में कितना इजाफा हुआ होगा? 1 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब देखो, यानी मैं यही एक कहना चाह रहा हूं, ऊपर आए जरा, कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां था इसकी स्पीड थी 2 रेडियंस पर सेकंड, एक सेकंड के बाद ये बढ़ के हो गई 3 रेडियंस पर सेकंड, ये 1 ऐड कर दिया, जो मैंने कहा ना कि हर सेकंड में कितना इजाफा हुआ है? 1 रेडियन पर सेकंड। तो एक सेकंड के बाद 1 रेडियन का इजाफा करेंगे, 2 में जब 1 का इजाफा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब देखें, 3 रेडियंस पर सेकंड पर यह है, एक सेकंड के बाद इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 रेडियंस पर सेकंड। उसके एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 5 रेडियंस पर सेकंड। उसके एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 6 रेडियंस पर सेकंड। उसके एक सेकंड के बाद 7। हर एक सेकंड के बाद 4 से 5, 5 से 6, 6 टू 7। कितना फर्क आ रहा है? 1 रेडियंस पर सेकंड का इजाफा होता जा रहा है। ये जो किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड में एक सेकंड में जो इजाफा होता है, हर सेकंड में उसकी एंगुलर स्पीड में जो इजाफा होता है, दिस इंक्रीज या इजाफा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या डेफिनेशन बनेगी भाई? मैं अब आ रहा हूं इसके डेफिनेशन के ऊपर। तो जब आप लेक्चर लिखें तो पूरा लेक्चर लिखा करें। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या वो जो क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ वही असाइनमेंट में लिखना है या पूरा लेक्चर लिखना है? तो मेरे भाई, पूरा लेक्चर लिखना है आपने। ये समझ लें क्लास वर्क है। जब तक आप इस क्लास वर्क के रोज़ करने के आदी नहीं होंगे, आप एसोसिएटेड नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना फिजिक्स। जब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपसे मिसिंग होगा। अपने हाथ से लिखने में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो लिखें एंगुलर एक्सेलरेशन। जाहिर इसको करते हैं अल्फा से। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान डालते हैं ना, इस निशान का नाम होता है अल्फा। वैसे ही यहाँ आप ये अल्फा, ये निशान डाल दिया मैंने। तो क्या टर्म है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं इंक्रीज भी लिख सकता हूँ, डिक्रीज भी लिख सकता हूँ, और बेहतर वर्ड है जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबल हैं तो आप लिखें चेंज इन एंगुलर velocity of an object in per unit time is called angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड में हर सेकंड के अंदर जो इजाफा या जो कमी होती है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज represented by alpha। It is a vector quantity। अच्छा, है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। और
अल्फा से इसको जाहिर करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। अच्छा एक मिनट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है, टाइम से अगर किसी क्वांटिटी को डिवाइड करें तो उसे पढ़ते हैं रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे भी पढ़ते हैं इसे। क्या क्या पढ़ेंगे, टाइम से डिवाइड करें तो रेट पढ़ेंगे। रेट ऑफ डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज ऑफ आगे क्या लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, अल्फा से मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट। अच्छा, यूनिट के लिए पहले फार्मूला लिखा जाता है इक्वल, अच्छा मैं इसे लिखता हूँ डेल्टा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/t। अच्छा, अब ये देखो, इसका यूनिट हम कल डिस्कस करके गए, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट रेडियंस पर सेकेंड, टाइम का यूनिट ये 1 ऊपर ऐसे ही आ गया एज इट इज, और ये टाइम का यूनिट फिर सेकंड, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, रेडियंस को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियन 1 जार रेडियन, तो अल्फा का यूनिट क्या आ गया, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है कि एंगुलर वेलोसिटी है वेक्टर, तो वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब आपको अगर याद हो किसी टाइम पे मैंने ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि फर्ज करो कि ये एक आदमी है और ये दौड़े जा रहा है, ठीक है। अगर भागते हुए यहाँ इसकी स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड है और इस तरफ जाते हुए थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इसको कि ये 1 मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड अभी है और मेरी सीधे हाथ की तरफ, यानी मैं इस डायरेक्शन का नाम रख देता हूँ ए की तरफ जाते हुए इसकी स्पीड में इजाफा हो रहा है, यानी इस तरफ जाते हुए इजाफा हो रहा है, तो आप कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना कि एक्सेलरेशन उस तरफ है, उस तरफ, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का इस तरफ जाते हुए स्पीड में इजाफा होगा, ठीक। एक बात, अच्छा अब फर्ज करो कि मैं जब ये कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस तरफ है, राइट साइड पर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस तरफ जाते हुए इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब मैं, ये आदमी है, इसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, मुंह इसका अभी भी उसी तरफ है, जा ये उसी तरफ रहा है, और फर्ज करो कि ए तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 1 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा बताओ, अभी थी 5 मीटर्स पर सेकेंड और थोड़ी देर बाद कितनी हो गई, 1 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये इजाफा हुआ है या कमी हुई है, तो ये कमी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि सीधे हाथ की तरफ जाते हुए, राइट हैंड साइड पर जाते हुए, दिस पर्सन लूजेस हिज स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो राइट साइड पे जाते हुए इसकी स्पीड या वेलोसिटी में कमी आ रही है, जा तो ये उधर ही रहा है, यानी ये जा किस तरफ रहा है, इस तरफ, लेकिन इस तरफ जाते हुए इसकी स्पीड या वेलोसिटी में कमी आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, यानी उलट डायरेक्शन में, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का तरीका। आप सोचें ज़रा कि एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया नीचे, नीचे आते हुए इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, नीचे आते हुए इसकी स्पीड क्योंकि बढ़ती है इसलिए कहेंगे इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है उसका एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, डाउनवर्ड, इसको जी कहते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू लेते हैं 9.8। अब यही ऑब्जेक्ट है, यही, ठीक है, और इसे आपने उछाल दिया ऊपर, तो जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उछाल देंगे, फर्ज कर लो कि यहाँ इसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद जब ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड सपोज कर लो कि 1 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, जिस जगह ये पहुंचा है वहां तक। तो आपसे क्वेश्चन है, ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है या बढ़ रही है, तो ऊपर जाते हुए स्पीड
कम हो रही है। तो मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट किसी खास डायरेक्शन में जा रहा हो और उस तरफ जाते हुए उसकी स्पीड कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अब ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, ऊपर जाते हुए भी इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, और इसको आप जी का नाम देते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए, जब वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा हमेशा नीचे ही की तरफ रहती है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की खासियत है, इसलिए आप कहते हैं कि वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि ऐसे ही, ये तो डायरेक्शन की थोड़ी सी बात हुई, अगर आप इसको रिपीट करेंगे अपने माइंड में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के हवाले से तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा उसमें। तो अब देखें कि एक ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और इसकी समझ लो ये डायरेक्शन है, ये जो एरो बनाए हैं इसके लिहाज से ये घूमेगा ऐसे ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी ये जो आपका राइट हैंड है इसे यूं रखना है आपने, यूं, ठीक है। ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये देखें। अच्छा, मैं इसको अब कैसे करूं, जूम आउट करता हूं थोड़ा सा तो शायद हाथ मेरा पूरा नजर आए। ये देखें ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, ऐसे, और मेरी उंगलियों का ये जो घुमाव है ये भी ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे, तो अगर मेरी फिंगर्स के ऊपर कोई चीज़ रोटेट करे तो ऐसे रोटेट करेगी, है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मोड है उंगलियों का ऐसे, इसे कहते हैं मैं लिखूं यहाँ पे ताकि प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा गलत भी हो रहा है तो तुम्हें लफ्ज़ ठीक समझ में आए, कर्ल। कर्ल को फिज़िक्स वाली ज़बान में कहते हैं मरोड़। ये पेट वाले मरोड़ से यकसर मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है। मरोड़, ये मरोड़, एक नाम इसको आप दे सकते हैं ट्विस्ट, ठीक है। अच्छा, ये मरोड़, मेरे राइट एंगल का कर्ल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मेरे राइट हैंड रूल को, मेरे राइट हैंड की फिंगर्स के कर्ल को फॉलो करे ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, कौन सी, ये थंब। यानी डायग्राम पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस पूरे प्लेन पे 90 डिग्री बनाएगी ऊपर की तरफ। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी तो वेक्टर है ना, इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड रूल से मालूम की जाती है। राइट हैंड रूल क्या होता है कि उंगलियों का कर्ल अगर ऑब्जेक्ट के मोशन को जाहिर करे, ऑब्जेक्ट की हरकत को उंगलियों का घुमाव या जाहिर करे, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये थंब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये देखें कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूमे। अच्छा, अब इसका उल्टा हो, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे घूमे, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी ना। तो मैं इतना घुमा नहीं पा रहा हूं ना अपना हाथ, तो आप खुद से समझें इस बात। तो ये देखें, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा हो तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अब मैं इसको इसी जगह बनाऊं, ये देखें, अब मैं इसकी हरकत को उल्टा कर रहा हूं, यानी अब ये यूं घूम रहा है, तो पहले ये ऐसे घूम रहा था और अब ये ऐसे घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ियों की सुइयों वाली। अब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो ऐसे में मैं हाथ ऐसे रखूंगा, ये जो मेरी उंगलियों का कर्ल है, घुमाव है, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो एंगुलर वेलोसिटी की कहाँ होगी, थंब की तरफ, थंब मेरा जा रहा है नीचे स्टेबल की तरफ, ठीक है, यानी ये देख रहे हैं। तो ऐसे में इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये। तो एंगुलर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की उसकी डायरेक्शन मालूम की जाती है राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो राइट हैंड की फिंगर्स को फॉलो करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये थंब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई थोड़ी सी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे, कैसे, ऐसे, और
ऐसे घूमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है और इस तरफ घूमते हुए इसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, यानी ये तेज होता जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल कहलाएगी, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में कहलाएंगे। ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर इसी तरफ घूम रहा है लेकिन इस तरफ घूमते हुए इसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट कहलाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी। थोड़ी सी बात समझ में आई? अच्छा, अब ये अपने आप को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मेरे साथ चलना है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा हो और ऐसे घूमते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये थंब है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, ये जो टिप है, ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब ऑब्जेक्ट घूम तो ऐसे ही रहा है, ऐसे, लेकिन घूमते हुए इसकी स्पीड कम हो रही है। अब ये स्लो होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो अगर ये स्लो होता जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी रिवर्स, यानी उल्टी, यानी नीचे की तरफ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है। तो समटाइम्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल इन विच द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, यानी घुमाव ऑफ द फिंगर्स, ये जो चक्कर है, दैट represents motion of the body and the direction of angular velocity is represented by thumb of the right hand। ठीक है, ये तो डायरेक्शन ऑफ दी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब अगर आपसे पूछे कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिटरमिन होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी, बट इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। जुमला थोड़ा क्या कहना चाहिए, टेक्निकल हो गया, लेकिन अगर आप 2-3 दफ़ा खुद से दोहराएंगे अपने आप, अपने माइंड में, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। एक दफ़ा गौर करना है इस बात पे, तो ये वाली बात आपके हमेशा हमेशा जहन में शामिल हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। अच्छा, अब ये आज क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है और लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, रिटर्न वर्क तो यही है, ये एक पेज आपने रिप्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। इसमें ये इतने ढेर सारे जो एक्सेलरेशन मैंने बनाए ये नहीं बनाइएगा, आप सिर्फ ये डायरेक्शन बना दीजिएगा, यानी आप जो डायग्राम बनाएंगे वो सिर्फ ये बना दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वाली, ताकि आपको याद रहे। और ये, और यहाँ राइट हैंड रूल, अच्छा ये पूरा लिख दीजिएगा, राइट हैंड रूल, ताकि आपको याद आए कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होती है ये राइट हैंड रूल से डिटरमिन होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलूँ, ये तो पेज 1 है। अच्छा, आज जुमेरात भी है मेरे ख्याल में, और आज इस वीक का आपका मेरे पास लास्ट लेक्चर है, अगले वीक में फिर मज़ीद लेक्चर्स आएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप साथ के साथ इन लेक्चर्स को रिपीट नहीं करें, रिवीजन नहीं करें, अंडरस्टैंड करके फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, तो ये कि मेरी मेहनत भी ज़ाया हो रही है और आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो साथ साथ इसे पढ़ें। हम इस वक्त जिस रफ्तार पर हैं, अगर हम इस पे चलते रहेंगे तो हमारी फिज़िक्स बहुत ही स्मूथली ख़त्म हो जाएगी। आगे कोर्स आउटलाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड किया गया है, तो हम बहुत ईजीली उन्हें हैंडल कर लेंगे। लेकिन लेक्चर सिर्फ कर देना हमारा मकसद नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि आप और मैं कोई ऐसी सूरत हाल निकालें कि हमारा ये जो फिज़िक्स का पोर्शन है ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसा हो जाए कि हमारे ये आगे डेली लाइफ में काम भी आ सके। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, और वो ये है, जैसे पेज 2 मैं लिख रहा हूँ अब इस वक्त, और वो ये कि अच्छा, लेक्चर तो ये 4.9 ही चल रहा है ना। देखें, लीनियर और एंगुलर कॉन्सेप्ट्स अगर मैं कंपैरिजन करूं, लीनियरली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट
को जाहिर करते हैं एस से, और एंगुलर टर्म में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करते हैं थीटा से। इसका यूनिट मीटर लिया जाता है, इसका यूनिट रेडियन लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, वेलोसिटी या स्पीड। इसमें v से जाहिर होती है और इसमें ओमेगा से जाहिर होती है। वेलोसिटी के केस में इसका यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये रेडियंस पर सेकंड होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं ना पहले। v s इज इक्वल टू वी टी होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी आपके पास एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा वो इक्वल होता है ओमेगा इनटू टी। 4, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। अगर एंगुलर टर्म में हम इसे लिखें तो हमें लिखना होगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई, क्योंकि वेलोसिटी को डब्ल्यू से जाहिर करते हैं ना यहाँ, तो v की जगह w लग गया और vi की जगह wi आ गया, प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा से जाहिर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जाहिर होता है, तो उस a की जगह अल्फा लगा दिया। टाइम तो टाइम से t से ही जाहिर होता है दोनों तरफ। 5, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पहले लिख दी है, तो इसी को चलने दें अभी। यहाँ मैं लिखता हूँ 2 a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा, 2 अल्फा थीटा, वी एफ स्क्वायर का मतलब ओमेगा एफ स्क्वायर और वी आई का मतलब ओमेगा आई स्क्वायर। ये देखें, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं लीनियर इक्वेशंस को एंगुलर इक्वेशंस में। और छठे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन अगर एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो s, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से जाहिर होता है, यहाँ थीटा आ गया, वी आई ओमेगा आई से चेंज हो जाएगा, टी एज इट इज आ जाएगा, हाफ एज इट इज आएगा, ए अल्फा से चेंज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। ये नॉर्मली लीनियर जो फार्मूले हैं जो कि हमने मैट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़े हैं और उससे पहले भी पढ़े हैं, वो इस शक्ल में लिखे जाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।